काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष एवं जिला शाखा 12 के जिला अध्यक्ष द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारीगण को देय मानदेय भुगतान को रोकने, मानदेय के संबंध में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने एवं मानदेय आदेश बहाल करने हेतु 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने के समर्थन में बुधवार को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय मांगरोल के कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। रिश्तेदार बसंत कुमार सोनी रीडर राजेंद्र सोमानी ने बताया कि 9 जुलाई तक कार्यालय समय के समस्त न्यायिक कर्मचारीगण काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में सुखवीर लोधी, सुरेंद्र चंद मीणा, हेमंत शर्मा, बजराज कोचर, रामेश्वर शर्मा आदि शामिल रहे। मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। किसान संघ की बैठक आयोजित। मनोहर थाना समस्याओं को लेकर किसानों ने दिया ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में भारतीय किसान संघ तहसील मनोहर थाना ने आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मनोहर थाना को ज्ञापन देकर समस्याओं को तुरंत हल कराने की मांग की। भारतीय किसान संघ जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि मनोहर थाना तहसील भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों की चिंता पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री के नाम मनोहर थाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया तथा किसानों की समस्या को हल करने की मांग की गई। किसान संघ कार्यकर्ता बबलू मीणा बंदा जागीर ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा किसानों को काफी परेशान किया जा रहा है और सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पटवारियों को कभी तो हड़ताल के चलते किसानों को विभिन्न कार्य लंबित हो रहे हैं। एक तरफ तो किसान वर्षा के अभाव में जूझ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी से विद्युत विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं सेवाएं सुचारू नहीं कर किसानों की कमर तोड़ रहा है। साथ ही पटवारियों की हड़ताल से गिरदावरी नकल राजस्व में संबंधित कार्यों के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते किसान सरकारी योजनाओं का ऋण अनुदान में लाभ देने से वंचित हो रहे हैं। अतः सरकार किसानों को इस समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए स्थायी समाधान निकालने से विद्युत ट्रांसफर समय पर नहीं बदलने की समस्या यथावत है। समर्थन मूल्य पर खरीद से अधिकारियों को व्यापारियों को साठ-घाट के किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। अनेक स्थानों पर व्यापारी किसान के नाम से समर्थन मूल्यों पर माल तुलवा रहे हैं। सवाई माधोपुर की घटना इसका मुख्य उदाहरण है। अतः सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। इसी तरह पिछले साल फसल खराबी का मुआवजा भी अभी तक किसानों को नहीं मिला। तहसील के किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन करते हुए आज ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधी, मंत्री नैमिचंद प्रचार प्रमुख रवि शर्मा, प्रभारी रंगलाल मीणा, बबलू मीणा, हरिमोहन मीणा, पप्पूलाल तंवर, रजमोहन मीणा, रामचरण आदि किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टिकलेरा मनोहर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ निकाली रैली, संयुक्त वाम मोर्चा का आह्वान। संयुक्त वाम मोर्चा कोटा द्वारा महंगाई के खिलाफ रैली निकालकर कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में गरीब तबके की महिलाओं ने भागीदारी की। माकपा, एससीपीआई, सीपीआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रैली में भागीदारी की। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद वाम मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम शहर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। माकपा जिला सचिव व किसान नेता दुलीचंद बोरदा ने मीडिया को बताया कि महंगाई के खिलाफ यह कार्यक्रम देशव्यापी स्तर पर वाम मोर्चा द्वारा चलाने गए जन प्रतिरोध पखवाड़े के अंतर्गत किया गया है। 7 सूत्री मांग पत्र के प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों को कम किया जाए। सभी परिवारों को आगामी 6 माह के लिए केरल को तरह मुफ्त राशन दिया जाए। सभी से गैर अदायकर्ता परिवारों को 7,500 रुपए मासिक सहायता दी जाए। रैली में प्रदर्शन का नेतृत्व माकपा शहर सचिव व महिला नेता पुष्पा खिची, एमसीपीआई जिला सचिव शब्बीर अहमद, सीपीआई के पदम पटौती महिला समिति की नेता कमलेश व पिंकी ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ वामपंथी नेता रविंद्र सिंह, हंसराज चौधरी, महेंद्र पांडे, उमाशंकर, अब्दुल गफूर, नागेंद्र कुमावत आदि शामिल रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। दाम छू गया है, 100 रुपए से ज्यादा होने वाला है। इन हालातों के अंदर जब बेरोजगार लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसा जो है, अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, महंगाई दिन दुनी बढ़ती जा रही है, खाने का तेल महंगा हो गया है,
उस समय वाम मोर्चा ने मांग की है हर परिवार को 7,500 रुपए महीना 6 महीने तक दी जाए। 10 किलो गेहूं राशन के साथ साथ खाने की तमाम चीजें उपलब्ध करवाई जाए। पेट्रोल डीजल के टैक्स कम करके दाम कम किए जाए, रसोई के दाम कम किए जाए। इन हालातों के अंदर शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना, गांव के अंदर मनरेगा योजना में 150 दिन काम, इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर हमने ज्ञापन दिया है। यदि आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को नहीं सुना तो इस आंदोलन को वाम मोर्चा और ज्यादा तेज करेगा। सड़कों पर लोग उतरेंगे और मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो गरीबों की बात को सुने। या तो मोदी सरकार को बात मानना पड़ेगा या मोदी सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा। यही बात कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। दूली चंद बोरदा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इंकलाब इंकलाब। ऑक्सीजन की कमी, मरीज और परिवार हो रहे परेशान। कोरोना जैसी महामारी के बाद ब्लैक फंगस ने भी कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। 150 इंजेक्शन की खेप जल्द कोटा पहुंचने वाली है, लेकिन फिलहाल मरीजों को राहत नहीं मिल पाई। कोटा में भी ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीज एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उन मरीजों को लगाए जाने वाले लाइपोसोमल इंफेटेरिसिन इंजेक्शन की लगातार कमी बनी हुई है। सरकारी सप्लाई में आने वाली दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। अभी भी कोटा के एमबीबीएस अस्पताल में लगभग 70 मरीज भर्ती है। हर मरीज को लगभग 4 से 5 इंजेक्शन रोजाना लगने होते हैं, लेकिन इंजेक्शन की कमी के कारण किसी को 1 तो किसी को 2 इंजेक्शन की प्रतिदिन लग पा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उनके पर्याप्त मात्रा में रोजाना इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी हुई है, बल्कि इलाज में अनावश्यक देरी होने के कारण दूसरी परेशानियां भी बढ़ रही है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना का कहना है कि कल तक करीब कोटा में 150 इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक मरीज को 2 इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ब्लैक फंगस का यह है कि अभी वर्तमान में हमारे पास 72 के आसपास पेशेंट हैं जो ऑपरेबल है। उनको टीम हमारी अच्छा ऑपरेट कर रही है, लोग ठीक होकर भी जा रहे हैं। और जो जहाँ तक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी लगना है, उसकी सप्लाई समय समय पे जयपुर से आती है। कई बार क्या एक आध दिन नहीं आ पाती है, तो जितनी व्यवस्था होती है उतना कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ हमारे ईएनटी और इनकी टीम को कि वो लोग ऑपरेट ठीक कर रहे हैं। आज इंजेक्शन लीजिए? अभी सुबह गाड़ी गई हुई है 4 बजे की, अब शाम को आएंगे 4-5 बजे तक। देखते हैं, जो आएंगे हाथों लग जाएंगे। कितने आ जाए, कितने आने? कल सबके 2 लगे थे। लगभग वहाँ से कितने आने की संभावना है? वहाँ से तकरीबन अभी जो सुन रहे हैं करीबन 150 के आसपास आएंगे। तो हर एक मरीज़ की मेरे हिसाब से 3 तो लग जाने चाहिए। सर ये जो ओपीडी मतलब अब जो बड़ी है ना, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की आमजन से अपील। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शासन और प्रशासन ने 21 जून को 17.42 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाने का दावा किया था, लेकिन इस दावे की अब पोल खुल गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल भोपाल में 13 साल के बच्चे का भी वैक्सीनेशन कर दिया गया और उसके वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, जबकि भारत सरकार ने अभी तक 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये मामला भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके का है, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले रजत डागरे के पत्रकारों को बताया कि सरकार की ओर से आए एक मैसेज को देखकर परेशान हो गया। पिछले 21 जून की शाम को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें सरकार की ओर से आए मैसेज में बताया गया कि उसके दिव्यांग बेटे वेदांत को कोरोना वैक्सीन लगा दिया गया है। इस मैसेज में वेदांत की उम्र 56 साल बताई गई है, जबकि उनका बेटा तो महज 13 साल का ही है। इस रिपोर्ट को देखकर, इस मैसेज को देखकर वो अचंभित में पड़ गए कि किस तरह से कोरोना काल में इस वैक्सीन का खेल खेला जा रहा है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुमित सिंह राठौर। तैयारियां प्रारंभ कर दी।
है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर हुआ। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है, बच्चों की अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है। हमने ये फैसला भी किया जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है। और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो वो संक्रमण से मुक्त होंगे और अपने बच्चों की देखभाल करते रहेंगे। साथ ही मेरे ध्यान में ये तथ्य दिया कि मध्य प्रदेश के कई बेटे बेटियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी जाते हैं। और जब हमने ये फैसला किया इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है, उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाएंगे ताकि वो सुरक्षित विदेश जा सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, देशी कट्टा किया बरामद। मकबरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी शोएब उर्फ घमोरी दादाबाड़ी थाना इलाके की शिवपुरा का निवासी है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर का बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में करीब 10 मामले दर्ज है। पुलिस की टीम ने अंसारी जमात खाने के पीछे दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल मकबरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर हनीमोन मीणा ने पूजा तेजी को बधाई दी व उत्साहवर्धन किया। झालावाड़ की बेटी छोटी बहन पूजा तेजी ने पंजाब में पटियाला में आयोजित हो रहे नेशनल एथलेटिक्स खेल में 10,000 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल कर देश प्रदेश में झालावाड़ का नाम रोशन किया है। जिला कलेक्टर हनीमोन मीणा ने मुलाकात के दौरान पूजा तेजी को बधाई व शुभकामनाएं दी और उत्साहवर्धन किया, साथ ही हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर जिला सह संयोजक IT सेल कांग्रेस चेतन नरवाल, आकाश कुमार पुरा आदि मौजूद थे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की खबर। कोटा जिले में कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोले CHMO, अभी कुछ दिन और बना रहेगा संकट। कोटा में कोरोना वैक्सीन की लगातार कमी बनी हुई है, जिसके कारण पिछले 3 दिन से संपूर्ण कोटा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य ठप पड़ा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनका पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज लगने का समय हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण टीका नहीं लग पा रहा है। CHMO के अनुसार अभी ही जल्द वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं लग रही है। कोटा CHMO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि 1-2 दिन और वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं है। जयपुर स्तर पर भी किसी तरह की पुष्ट जानकारी नहीं है। यदि वैक्सीन मिल जाती है तो प्रतिदिन 42,000 डोज लगाई जा सकती है। फर्स्ट डोज का टारगेट 15 दिन में पूरा किया जा सकता है। फर्स्ट डोज लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए 6 लाख डोज मिलना जरूरी है, नहीं तो परेशान बढ़ सकती है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की अभी आज और कल तक हमें कोई संभावना लग नहीं रही है। आज सुबह ही मैंने जब डॉक्टर रघुराज PD इम्यूनाइजेशन से चर्चा की दूरभाष पर, तो उन्होंने यही आदेश दिया कि हमने भी जिस प्रकार से आप हमको फ़ोन कर रहे हो, हमने दिल्ली बात कर ली है, किंतु अभी कोई पुख्ता जवाब हमें नहीं मिला है। तो जब जयपुर में कोई पुख्ता जवाब नहीं है तो फिर मैं तो क्या दे सकता हूँ। तो मुझे ऐसा ही संभावना है कि 1-2 दिन अभी कोई वैक्सीनेशन की संभावना कोटा में नहीं है। अब तक कितने 6 लाख से ज़्यादा हो गए ना?
हाँ, लगभग हमने 50% 18+ के जो टारगेट है हमारे पास 13,36,069, उनमें से लगभग 50% पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। तो अब हमारे पास 50% पॉपुलेशन टारगेट के लिए बची है, जो फर्स्ट डोज है, और साथ ही साथ सेकंड डोज भी है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिला कर के। तो क्योंकि अगर वैक्सीन हमें नहीं मिली और हम डिले हुए तो ये लंबा खींच सकता है। तीसरी लहर अगर आई तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन मिले, जल्द से जल्द पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाए, जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो हमें राहत मिलेगी। हमें आगे कोरोना नियंत्रण में, जो मृत्यु को बचाने में, मृत्यु दर कम करने में, और अनायास हमारे जो अस्पतालों में आईसीयू बेड और बेड्स की जो क्राइसिस डेवलप हो जाती है, वो अगर वैक्सीन हमें टाइमली मिल गई, टाइमली लगा दी, तो वो चिंता हमें नहीं खाएगी। नहीं तो हमें यही चिंता खाएगी कि आगे आने वाली तीसरी लहर में हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। यदि ज़्यादा घातक हुई तो, अगर नॉर्मली हो जाती है, जब तो हमने जो संसाधन CHC PHC लेवल तक इस बार सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के हमें सारे संसाधन दे दिए। हमने CHC लेवल तक वेंटिलेटर पहुंचा दिए, CHC लेवल तक हमने बाईपेट पहुंचा दिए। हर PHC पे 4-4, 5-5 कंसंट्रेटर हैं। कोई हमें आगे आने वाले टाइम में परेशानी नहीं है। लेकिन यदि 2 सेकेंड वेव की इससे भी अगर घातक हुई तो हमारे ये संसाधन कम पड़ सकते हैं, हमें दिक्कत आ सकती है यदि वैक्सीनेशन ड्राइव कमज़ोर हुई तो। चित्तौड़गढ़ में महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समूह के सदस्यों ने विगत 2 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण के बकाया चल रहे भुगतान को शीघ्र कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर समूह के माध्यम से किए जा रहे पोषाहार वितरण का भुगतान विभाग की ओर से जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक अभी तक नहीं किया गया, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समूह के सदस्यों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को विगत 2 वर्षों से बकाया चल रहे भुगतान करवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं समूह से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले भी भुगतान के संबंध में विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसकी तरह से आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब उन्होंने प्रशासन को आगाह किया है कि अगर 15 जुलाई तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया तो सभी समूह कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जुलाई 2019 से पैसा अभी तक अटका हुआ है। बहुत बार ज्ञापन, धरने सब दे दिए, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो कितनी महीना अटका है और कितना पैसा? लाखों रुपए। समूह का कितना? जुलाई 2019 से और 20 अप्रैल 2020 तक के सारा पैसा अटका हुआ है और केवल आश्वासन मिलता है। पूर्व कलेक्टर साहब को बहुत ज्ञापन दिए, चेतन अपने देवड़ा जी रहते उनको भी दिए हमने, और हमारे अधिकारियों को सबको दिए। हम बहुत परेशान हो गए। हमारे क्या समूह के लोन भी चल रहे हैं बैंक में, बैंक वाला बहुत परेशान कर रहा है। अभी तो डीडी मैडम से फोन करवा के उसको बैंक वाले को रोक दिया, फिर वापस अभी जून तक का आश्वासन दिया, वापस फोन आने वाला है उनका तो। और हमें तो चिंता लग रही है। इधर व्यापारी भी परेशान करते हैं, पैसे का ब्याज लग रहा है, महिलाएं परेशान करती है जो काम करके गई है औरतें। लोकसभा अध्यक्ष बिरला से विधायक धाकड़ ने की मुलाकात, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सौंपे पत्र। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से रामगंज मंडी में मुलाकात कर चर्चा की। चर्चा के दौरान धाकड़ ने बिरला को विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पत्र सौंपे। पत्र में मांग की गई कि क्षेत्र में जिन ट्रेनों को स्टॉपेज बंद किए गए हैं उन्हें वापस शुरू किया जाए, जिसमें धाकड़ ने बताया कि उन्होंने नई मेमू ट्रेन शुरू करने, पुरानी ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस के स्टॉपेज और नई ट्रेनों के विस्तार को लेकर बिरला को अवगत करवाया। धाकड़ ने क्षेत्र में कोरोना महामारी की स्थिति से भी बिरला को अवगत करवाया और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी।
किसान बंधुओं की समस्याओं को लेकर भी धाकड़ ने अध्यक्ष महोदय को ध्यान आकर्षित करवाया। क्षेत्र की बड़ी योजना रावतभाटा से गांधी सागर की सड़क योजना बिरला को चर्चा की। इस अवसर पर चर्चा के दौरान बिरला ने कहा कि मैं आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जल्द ही धाकड़ ने मांग पत्र पर कार्रवाई करते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज और नई ट्रेनों की जल्द शुरुआत करने के लिए रेल मंत्री गोयल से चर्चा करूंगा। निश्चित ही क्षेत्र को बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। धाकड़ ने बताया कि रामगंज मंडी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हुई चर्चा से क्षेत्र में जल्द विकास कार्यों की शुरुआत होगी। क्षेत्र लगातार विकास की ओर अग्रसर है और सदैव इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सोच चहुमुखी विकास की है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई कसर नहीं छोड़ूंगा। गरुड़ से मोनू सरदार की रिपोर्ट। शारीरिक जांच शिविर का आयोजन। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर लगातार दूसरे वर्ष विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ युवा मंच एवं VCCI चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 11 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। रिपोर्ट का हेल्थ एक्सपर्ट परामर्श शिविर का शुभारंभ देर शाम स्थानीय एक वाटिका में संत श्री दिग्विजय राम जी महाराज के करकमलों द्वारा किया गया। इसकी जानकारी देते हुए विप्रो फाउंडेशन युवा मंच के नगर अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि 11 दिवसीय जांच शिविर में विटामिन B12 एंड 3D थायराइड, हार्ट एवं कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, शुगर, खून की कमी, जोड़ों से संबंधित दर्द के अलावा फूड बॉडी आर्थराइटिस के अलावा कोविड-19 होने या टीकाकरण के बाद शरीर में कोविड एंटीबॉडी को जानने के लिए कोविड एंटीबॉडी जांच प्रोफाइल सहित कई अन्य जांच इस शिविर में की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्व स्तरीय थायरो केयर एवं GD कोविड केयर लैब मुंबई में इन सभी सैंपलों को भेजा जाएगा, जहां से 24 घंटों में जांच की रिपोर्ट तैयार होकर आएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सुंदर संयोग है कि आज विप्रो फाउंडेशन, महिला प्रकोष्ठ, युवा मंच, VCCI इन सभी संस्थाओं के तत्वाधान में जो थायरो केयर का ये कैंप आज प्रारंभ होने जा रहा है, मैं सबसे पहले तो संत हृदय से बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक मंगल कामना आप लोगों को, आपके परिश्रम को और आपके पुरुषार्थ के लिए व्यक्त करता हूँ। हमारे विकास जी शर्मा का आगमन हुआ था रामद्वारे, आपने निवेदन किया, उनका बहुत अच्छा कार्य है और आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, क्योंकि मन को अध्यात्म के माध्यम से स्वस्थ किया जाता है और तन को जो आज की पद्धति है, जो हमारी चिकित्सीय पद्धति है, उसके द्वारा स्वस्थ किया जाता है। तो बच्चा एक भी इंसान बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहे, ये हमारा कर्तव्य है। और हम सोचते हैं कि जो थाइनो केयर वाला जो आप देखो कि जो 9,000 की जांचें हैं ये 1,500 रुपये में हो रही हैं और अभी सब कोरोना से गिरफ्त में आए हैं करीब सभी लोग अपनी अपनी जांचें कराएं और इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग भी दें, क्योंकि अगर एक बार जांच हो जाती है तो आने वाली बीमारियों से हमें जो खतरा होता है उसका पता लग जाता है। इन्हीं सभी सबको विप्रो फाउंडेशन, VCCI युवा मंच एवं महिला प्रकोष्ठ व टीम जीवनदाता के विशेष सहयोग से ऋतुराज वाटिका चित्तौड़गढ़ में 11 दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 30 जून से दिनांक 10 जुलाई तक, समय प्रातः 6:30 से 10:30। इसमें भूखे पेट अधिक से अधिक संख्या में पधार कर लाभ लेना हो चाहिए। आमजन को कौन मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में दवाइयों से और इस बीमारी से लोगों के लीवर, किडनी, हार्ट, शुगर, थायराइड तो अनेक तरह की बीमारियों का जो उनके अंदर जो बड़े हैं, सिम्टम बड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको अभी जांच की बहुत ज़रूरत है। लोग जांचें कराना चाहते हैं लेकिन या तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे या वो बाहर जाके करा नहीं सकते हैं, तो एक शिविर जो है ये उनके लिए बहुत ही बड़ा एक राहत का बिरला रहे पिपलदा विधानसभा दौरे पर। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने उन परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की जिन परिवारों को कोरोना महामारी के दौरान अपने परिजनों के सदस्यों को खो दिया था। समाज सेवी रंजित आर्य ने बताया कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष इस महामारी के दौरान हाड़ौती के लिए संकट मोचन बनकर उन्होंने लोगों की सहायता की। रणजीत आर्य ने बताया कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ जुड़े हैं जो हमारे साथ इस कोरोना महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पिपलदा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 51
51 किलो हार से स्वागत किया और उनका बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। पिपलदा कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की। न्याय की मांग को लेकर नेनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय पर 95 वर्षीय वृद्धा परिवार के साथ बैठी धरने पर। नेनवा उपखंड के करवर थाना क्षेत्र के जरखोता निवासी 95 वर्षीय वृद्धा को 1 साल से भी न्याय नहीं मिला, तो परिवार के साथ नेनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गई। नेनवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर वृद्धा ने अपनी जमीन दिलवाने और आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन के न्याय दिलवाने की मांग की है। वहीं वृद्धा ने बताया कि उसके बड़े बेटे की साजिश रचकर जमीन पर कब्जा कर लिया। उसको लेकर 1 साल से वृद्धा परिवार के साथ जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, करवर थाना पुलिस और नैनवा पुलिस उप अधीक्षक से कई बार न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई होने तक परिवार के साथ नैनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय धरने पर बैठ गई। वृद्धा ने बताया कि करवर पुलिस के आरोपियों से मिलकर आरोपियों द्वारा मारपीट करने पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। वहीं वृद्धा के परिजनों ने थाने पर बुलाकर मारपीट कर बंद कर दिया जाता है। धरने पर बैठा पीड़ित परिवार तो इस दौरान जरखोदा निवासी शंकरलाल नारायण स्वामी पिछले 1 वर्ष से अपने भाई के साथ अपने हक की जमीन की मांग को लेकर चल रहे प्रकरण को लेकर मय परिवार उपखंड अधिकारी शिवराम को ज्ञापन देते हुए न्याय की मांग को लेकर परिवार सहित धरने पर बैठ गए। पीड़ित ने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह धरने पर नहीं हटेंगे, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से न्याय की मांग को लेकर वह थाने व सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते थक चुके हैं। जानकारी देते हुए शंकरलाल ने पुत्र सूरज ने बताया कि उनके पिता शंकरलाल के भाई चित्रलाल ने उनके पिता शंकरलाल उनकी मां कंचनबाई को पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर जमीन पर कब्जा कर लिया और उनको जमीन हक नहीं दिया था, जिसके चलते मजदूरी करके पूरा परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। कोरोना काल में हालात और भी विकट हो गए हैं। जब भी जमीन हक की मांग करते तो डरा धमका कर भगा दिया जाता है, साथ ही मारपीट भी की जाती है। ऐसे में परिवार किस तरह घर चलाए? वहीं परिवार की माली हालत काफी कमजोर हो चुकी है। वर्तमान समय में जमीन की एकमात्र आजीविका का साधन बन सकती है, लेकिन परिवार न्याय की मांग को लेकर करवर थाने, नेनवा, एसडीएम, जिला कलेक्टर, आईजी आदि अधिकारियों से न्याय की मांग की गुहार लगा चुका है, मगर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 1 वर्ष से न्याय की मांग को लेकर सरकारी ऑफिसरों के पूरा परिवार चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक हार का नैनवा उपखंड अधिकारी से ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धरना देके बैठे हो सर? हमारे गोदी का आने मिल रहा, हमारे नहीं मिल रही है, इसलिए हमें यहाँ धरना देके बैठे। क्या खाएंगे हम? क्यों आपने कोई इसको लेकर कई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई? 2 साल शिकायत पहले भी 1 साल पहले भी हम जना करवाता ने रिपोर्ट करवाई थी। जब हम 30,000 पे लेके ताना था साल को छूटे थे, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और वो पैसे पर देता है नहीं, उसकी सुनाई होती है, हमारे पास पैसे नहीं, हम क्या खाएंगे? जमीन उसके पास गिरी हुई रहती है, रखा है इसने। तो पुलिस के अंदर रिपोर्ट वगैरह दी थी? रिपोर्ट सब दी थी हमने, लेकिन रिपोर्ट होती तो सुनाई नहीं होती ना, रद्दी में पटक देते रिपोर्ट। तो यहाँ कहाँ तक बैठोगे? यहाँ क्या था, हमारा फैसला नहीं होगा, जहाँ तक जाए रहेंगे ना, मर जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम जाके क्या करेंगे? परिवार पूरा यही। आपका नाम? अनीता। क्या मामला था सर? ये जमीन का मामला है। हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम हर जगह रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। थाना करौर में जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करके हमारे को बंद कर लेते हैं, और क्या नाम है, उसके पक्ष कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास, एसडीएम साहब के पास, थाना करौर में तहसीलदार जी के पास उनका ऑर्डर भी लिया है, अपन कोई मान्यता नहीं कर रहे सर हमारी, और हमारे कोई पाबंद करते हैं, और हमारा आज दिन तक कोई ये नहीं चल रहा है। हम धरना देके बैठे हुए हैं सर इसमें कोर्ट अदालत में। तो जहाँ तक हमारा फैसला नहीं होगा, जहाँ तक हम यहीं पड़े रहेंगे सर, यहीं मर जाएंगे हम सर, उसके प्यासे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, जितना हमारा फैसला नहीं होगा जहाँ तक सर। ये हमारा कहना है सर। इस मामले में करवा थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई? जब 4 बार रिपोर्ट दर्ज करवा चुका हूँ मैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है उनके खिलाफ, और पाबंद हमारे को मदद करते हैं वो, और पहले भी हमारे को बंद करवा के उन्होंने ज़मीन और दी, अखवा दी, और हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं वो। और क्या नाम है, हमारे हिस्से की ज़मीन है तो दूसरे के गिरवे रख दी, हमारा कोई, हमने नहीं तो पैसा लिया है उसमें, नहीं हमारे कोई लाग सके, हमने दस्तखत दिया है, हमारा कोई ये नहीं है मैटर सर, और हमारे हिस्से की ज़मीन उसने गिरवे रखी सर। आपका नाम? सूरज गोस्वामी सर।
प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, आधे घंटे में आग पर पाया काबू। कोटा शहर के कोटड़ी इलाका स्थित नागिन मंदिर के पास प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर निगम के 3 दमकले मौके पर पहुंचे। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। 2 मंजिला गोदाम में 2 व्हीलर के प्लास्टिक के पार्ट्स रखे हुए थे। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग के मुताबिक घटना शाम के लगभग 6:15 बजे की है। गोदाम मालिक दोपहर 4 बजे काम खत्म करके गोदाम बंद करके गए थे। देर शाम अचानक गोदाम में धुआं दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस व अग्निशमन विभाग को सूचना दी। शुरुआत में आग पहली मंजिल में लगी हुई थी, जो धीरे धीरे फैलती हुई दूसरी मंजिल तक जा पहुंची। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही नजर आ रहा था। लोगों की मौके पर भीड़ भी लगी हुई थी। धुएं के कारण कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग आधे घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के बीडीओ ने किया 14 बोरिंगों का मौका निरीक्षण के दौरान एक सिंगल फेज बोरिंग नहीं मिली। जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। चोमू उपखंड की ग्राम पंचायत कालाडेरा में वर्ष 2019-20 में 16 बोरिंग का विकास अधिकारी गोविंदगढ़ अनिल कुमार सोनी ने मौके पर पहुंचकर सभी बोरिंगों का मौका निरीक्षण किया। 14 बोरिंगों में से 3 फेज बोरिंग व 14 सिंगल फेज बोरिंग थे। वहीं खातियों के मोहल्ले का निरीक्षण करने के दौरान वह पता करने पर वहां पर एक सिंगल फेज का बोरिंग नहीं पाया गया। एक बोरिंग नहीं होने की मौका रिपोर्ट गोविंदगढ़ विकास अधिकारी अनिल कुमार सोनी ने की। कालाडोरा में पिछले 1-2 महीने से चली आ रही पानी की समस्या से त्रस्त लोगों में से कुछ जागरूक युवाओं द्वारा गोविंदगढ़ विकास अधिकारी को लिखित में बोरिंग में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं की शिकायत की गई थी। जिसके बाद विकास अधिकारी ने मंगलवार को कालाडोरा ग्राम पंचायत पहुंचकर ग्राम पंचायत सरपंच अशोक कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी नेमीचंद स्वामी, पंचायत समिति जयन में शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाकर सभी 14 बोरिंगों का निरीक्षण किया, जिसमें से अधिकतर बोरिंग कालाडोरा की जनता के लिए अनुपयोगी है। गोविंदगढ़ विकास अधिकारी अनिल कुमार सोनी ने 1-2-3 में इनका पत्थर कटाई का मापन, मोटर एवं केबल की जांच करने के लिए कालाडेरा सरपंच अशोक कुमार शर्मा जयन को कहा और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। खातियों के मोहल्ले में सिंगल फेज बोरिंग न मिलना आश्चर्य की बात है। यह दर्शाता है कि जागरूक युवा द्वारा की गई शिकायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप सही साबित होने से इशारा करता है। अब ये जांच का विषय है कि यह पर बोरिंग न मिलना किस जिम्मेदार अधिकारियों एवं कालाडोरा सरपंच विष्णु नागर व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी धनराज जोशी के द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं बरती गई है। वहीं निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी कालूराम मीणा की ढाणी में एक बोरिंग का निरीक्षण करने पर पाया कि यहां बोरिंग पंचायत चुनाव 2020 में 15-20 दिन पहले यहां बोरिंग किया गया था। अब ग्रामीणों को विकास अधिकारियों के इस बारे में लिखित में मांगा तो उनमें लिखित में विकास अधिकारी को ये बता दिया कि लिखित में दी गई। अब यह पर सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है इन बोरिंगों का अंतिम भुगतान 20 अगस्त 2019 को ही हो चुका है। चमू से राजेश कुमार चांकेड़ की रिपोर्ट। मेड़तवाल समाज ने 800 से अधिक अविवाहित युवक युवतियों को निःशुल्क डिजिटल मीट की सुविधा देगा दर्पण परिवार। भवानी मंडी पंचायत रहा विशेष सहयोगी। टीम भवानी मंडी ने किया 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल परिचय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल ऑनलाइन परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। नगर प्रमुख दिलीप गुप्ता, मेगा घनश्याम गुप्ता ने बताया कि हमारी पंचायत से पूरी टीम के प्रयास किया है जो कि 100% युवक युवतियों का बेहतर परिचय हो। भवानी मंडी पंचायत के सभी नगर प्रमुख गोवर्धन गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, अशोक गुप्ता, कमल गुप्ता ने बढ़ चढ़कर धरातल पर काम किया और व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप एवं कॉलिंग द्वारा अधिक से अधिक प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय कोच डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी द्वारा परिचय पूर्व जूम शिष्टाचार एवं पर्सनालिटी विकास का प्रशिक्षण भी दिया गया। आगे नगर प्रमुख दिलीप गुप्ता भवानी मंडी ने बताया कि श्री पोलोदी मेड़तवाल दर्पण परिवार के मुख्य संरक्षक केदार काका, संयोजक मोहन गुप्ता, सहयोग दिनेश जमींदार, कार्यक्रम मुख्य सचिव योजना प्रबंधक डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी के बेहतर टीम नेतृत्व में मेड़तवाल वैश्य समाज के इतिहास में पहली बार इस तरह का आयोजन संपन्न हुआ।
अतिथि स्वागत उद्बोधन में अशोक गुप्ता, वीएचपी व विकास करोड़िया ने बताया कि आयोजन के प्रथम, द्वितीय व तृतीय तीनों दिवस पर मेड़तवाल समाज के गणमान्य अतिथियों में सहभागिता की, जिसमें प्रमुख रूप से रामगोपाल नेताजी खैराबाद, मोहनदास करोड़िया ब्यावरा, गिरीश भंडारी पूर्व विधायक नरसिंहगढ़, सेवानिवृत्ति पूर्व कमिश्नर डीसी करोड़िया, इंदौर हेमंत वटिया, छापीहड़ा डॉक्टर रितेश गुप्ता, मेदांता इंदौर राजेंद्र गुप्ता, पचौर गिरिराज करोड़िया, ब्यावर शैलेंद्र गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजगढ़ प्रतीक गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष खिलचीपुर बलराम टांग, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जीरापुर राजेश करावन के कैलाश नारायण गुप्ता, राजगढ़ आदि मौजूद रहे। संपूर्ण तकनीकी योजना प्रबंधन प्रमुख डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी ने बताया कि सर्वाधिक सफलता का कारण दर्पण परिवार टीम प्रमुख संयोजक मोहन गुप्ता, सहसंयोजक दिनेश जमींदार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑटोमेटेड ई पास जनरेट करने की सुविधा पहली बार एक शॉर्ट लिंक के माध्यम से दी गई, ताकि पूरे देश विदेश में युवा युवती पेरेंट्स इससे जुड़ सके। इस एप्लीकेशन की यह विशेषता थी कि ऑटोमेटेड रूप से रजिस्ट्रेशन ईमेल पर नियमित अंतराल में प्रतिभागी को प्रत्येक दिन में सत्र के लिए अलर्ट पहुंचाता था और साथ ही समन्वयक व्यक्तियों के लिए साधारण जूम पासपोर्ट द्वारा भी एंट्री दी गई। श्री फलोदी मेड़तवाल दर्पण परिवार के फेसबुक पेज का भी नियमित तीनों दिन लाइव प्रसारण किया गया, जिससे अधिक समाज बंधु आसानी से जुड़ सके। गांधी ने बताया कि कार्यक्रम की खासियत यह रही कि लगभग हमें 2000 पंजीकरण प्राप्त हुए, जिसमें देश विदेश, मेट्रो सिटी, भारत के 20 से अधिक राज्यों के युवा युवतियों, परिजनों, रिश्तेदारों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फेसबुक लाइव के माध्यम से 20,000 से अधिक समाज बंधु ने इसे देखा। युवा मार्गदर्शक मंडल के अशोक गुप्ता, वीएचपी विकास करोड़िया, संजय खाजांची ने बताया कि कार्यक्रम संचालनकर्ता डॉक्टर नयन एवं प्रगति प्रीति गांधी कोटा ने संपूर्ण कार्यक्रम को डिजिटल में फिजिकल एहसास एवं सर्च बिना खर्च टीम पर संचालित किया। मीडिया वार्ता में दिलीप गुप्ता, मेघा घनश्याम गुप्ता ने आगे बताया कि इस परिचय सम्मेलन की मुख्य विशेषता यह रही है कि इसमें नयन प्रति गांधी ने 72 कार्यक्रम संचालन में पेरेंट्स के साथ प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं उन्होंने स्पॉटलाइट कर डिजिटल में फिजिकल एहसास कर पाया। प्रतिभागियों की चाह के अनुसार उसी दौरान ऑन स्पॉट मीट उपलब्ध करवाई गई। बीच में रंगारंग प्रस्तुति भी हुई। इसमें कार्यक्रम में और रोचकता एवं आकर्षकता बढ़ता चला गया। आगे संयोजक महेंद्र गुप्ता, पचौर ने भवानी मंडी टीम, जिसमें दिलीप गुप्ता, मेघा घनश्याम गुप्ता, गोवर्धन गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, अशोक गुप्ता, कमल गुप्ता, कममांशी गुप्ता, राजकुमार गुप्ता आदि शामिल थे। सभी का आभार व्यक्त किया गया। उन्हें आगे भी इस तरह के सहयोग करने की अपील प्रदान की गई। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट।